दिले जान असकलम पलवशा तोफैल मुकम्मल नावल। अरे बेटा, आप अभी तक सो रही हैं? नीचे हॉल में आपके पापा बेइंतहा परेशान हो रहे हैं। नादिया ने कमरे में आते ही लीज़ा के पास बेड पर बैठते हुए कहा। क्या हुआ मामा, बाबा क्यों परेशान हैं? लीज़ा ने खुमार आलूद आवाज़ में बैठते हुए कहा। अरे बेटा, जब से आप इंटरव्यू देकर आई हैं आपके पापा परेशान ही बैठे रहते हैं, बस मोबाइल को ही देखते रहते हैं। चाय देकर आई थी, वो भी वैसी की वैसी बड़ी ठंडी हो गई, बस मोबाइल से नज़रें नहीं हटा रहे। आखिर को डॉक्टर को जॉब मुश्किल से मिलती है ना। ओहो मामा, मैं अभी कहूँ पता नहीं क्या हो गया है। अरे बाबा को मुझ पर यकीन होना चाहिए, इनकी बेटी काबिल है, मिल जाएगी जॉब। आप बाबा से कहेंगे परेशान ना हो, लीज़ा ने नादिया के गले में प्यार से बाहें डालते हुए कहा। अरे मेरी जान, मुझे पता है मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत काबिल है, आपके बाबा भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक्साइटमेंट नहीं जा रही। तुम ही कुछ समझाओ उन्हें। ठीक है मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं फ्रेश होकर नीचे आती हूँ, डोंट वरी। लीज़ा जल्दी से बेड से उठी और वॉशरूम घुस गई। नादिया लीज़ा को जाते देखकर मुस्कुराने लगी और रूम से चले गई। थोड़ी देर बाद लीज़ा फ्रेश होकर नीचे आई। सामने हॉल में रहमान अहमद सोफे पर बिराजमान बार बार मोबाइल चेक कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। अरे आ गई आप? देखो देखो, आपकी कॉल नहीं आई अभी तक, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। रहमान अहमद ने फिक्रमंदी से कहा। अरे बाबा जान, फिक्रमंद ना हो, आप आ जाएगी कॉल। अगर मुझे पता होता कि आप इतने परेशान होंगे तो मैं कभी भी आपका नंबर नहीं देती। देखिए, आपने अभी तक चाय भी नहीं पी। चले छोड़े ये मोबाइल, रिलैक्स करें, मैं आपके लिए और चाय बना कर लाती हूँ, लीज़ा ने प्यार से मोबाइल साइड पर रखते हुए कहा। ठंडी चाय का कप उठाया और किचन में चले गई। रहमान अहमद लीज़ा को जाता देखकर मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद लीज़ा हाथ में चाय की ट्रे लिए रहमान अहमद फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ थे। क्या हुआ बाबा? लीज़ा ने तेज़ धड़कते दिल से ट्रे मेज़ पर रखते हुए पूछा। कॉल अब बंद हो चुकी थी। रहमान अहमद अब संजीदगी से बैठे थे। इतने में नादिया और जरलिश भी आ पहुंची। अरे हमारी बेटी इंटरव्यू में पास हो गई है, कल से जॉब ज्वाइन करने का कहा है, रहमान ने खुशी से निहाल होते हुए कहा। लीज़ा ने सुकून की सांस ली। बाबा जान, आपने डरा ही दिया, ऐसे चुप चुप बैठे थे, मैं तो डर ही गई थी। अरे सच, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ना कहती थी हमारी बेटी बहुत काबिल है, वो ज़रूर पास होगी। आपको ही सबसे ज़्यादा फिक्र लगी हुई थी, नादिया ने खुशी से निहाल होते हुए कहा। दाऊद, आप बहुत बहुत मुबारक हो, अब तो ट्रीट पक्की है, जरलिश ने आंखें मारते हुए कहा। हाँ मेरे प्यारी बहन, ज़रूर, लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह भाई, किस बात की खुशी मनाई जा रही है? ताहिरा ने हॉल में एंटर होते हुए पूछा। लो जी आ गई फूफो, अब तो खुशी का बेड़ा गर्क ही होगा, जरलिश ने मुंह बनाते हुए कहा। जरलिश बेटा, बुरी बात है, आपसे बड़ी है, नादिया ने टोका। अरे बाजी, आप आए ना बैठे, रहमान ने खड़े होते हुए कहा। लो भाई, क्या हुआ? पहले तो बड़े खुश हो रहे थे, अब सबके मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कहीं मेरे आने से तो खुशी गायब नहीं होगी आप सबकी? ताहिरा ने तंजिया अंदाज में कहा। अरे नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इसलिए खुश हो रहे थे कि लीज़ा को माशाल्लाह से डॉक्टर की जॉब मिल गई है, रहमान अहमद ने खुशदिली से कहा। लो भाई, अरे मेरे प्यारे भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे ख़ानदान में लड़कियों को 10 जमातें पढ़ाकर उनको ब्याह कर देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और इसको आला तालीम दिलवाई, और अब इसको नौकरी करवाओगे। अरे लोग क्या कहेंगे? ताहिरा ने हाथ नचाते हुए सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, लीज़ा किचन में चले गए। मैं भी आती हूँ आप ही। अरे बाजी, शादी भी हो जाएगी, आप परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो, जवान लड़कियां हैं, परेशानी तो खुद ही लग जाती है। अरे मैं तो कहती हूँ मेरे पुत्र असलम से लीज़ा का ब्याह कर देते हैं, छोड़ो नौकरी को, इस उम्र में लड़कियां नौकरी करती अच्छी नहीं समझी जाती। रहमान अहमद खामोश रहे। हॉल में एकदम खामोशी छा गई। लो जी कर लो बात, असलम से शादी, जिससे ज़रा तमीज़ नहीं, ना बात करने का सलीका आता है, ना बैठने का पता, जाहिल सा तो है, बड़ी आई सो शादी करवाने वाली। जरलिश ने गुस्से से कहा। आहिस्ता बोलो जरलिश, फूफो सुन लेंगी तो हंगामा खड़ा कर देंगी। लीज़ा ने जरलिश को टोका। सच्ची तो कह रही हूँ आप ही, जरलिश बुरे बुरे मुंह बनाते हुए कहने लगी। आपको पता है ना बाजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लीज़ा का बचपन में ही निकाह हो चुका है, मैं कैसे उसकी शादी असलम से कर दूँ? अरे किस निकाह की बात कर रहे हो? जिसे निकाह करवाया था वो खुद तो अल्लाह को प्यारा हो गया, और रहा उसका ख़ानदान तो वो इतनी दूर जाकर बैठे हैं कि उनका ना तो कोई अता है ना पता, रब जाने। बाजी मेरा उनसे कॉन्टैक्ट है, आप फिक्र मत करें, रहमान अहमद ने संजीदगी से कहा। अच्छा चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा उनसे कॉन्टैक्ट है, तो फिर वो एक बार भी यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों नहीं उन्होंने आकर कोई निकाह या रुखसती की बात की? ताहिरा कहाँ चुप रहने वाली थी। लीज़ा की आंखों से आंसू निकले, जिसे लीज़ा ने जल्दी चुपके से साफ किया। आप ही आप रहने दे, लाई मैं दे आती हूँ चाय। जरलिश ने लीज़ा के हाथ से ट्रे पकड़ी और किचन से निकल गई, क्योंकि जानती थी कि फूफो की बातों से लीज़ा के दिल पर क्या गुजर रही है। नादिया खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। अरे बहन, तुम क्यों खामोश हो? तुम तो समझदार हो, तुम ही समझाओ अपने मियाँ को। बाजी ठीक ही कह रहे हैं रहमान, हम कैसे लीज़ा की शादी असलम से करते? लीज़ा का पहले ही निकाह हो चुका है। अगर निकाह ना हुआ होता तो और बात थी, लेकिन निकाह पर निकाह तो नहीं हो सकता ना, आप खुद ही सोचें ज़रा। नादिया ने तहम्मुल और संजीदगी से जवाब दिया। ये ले फूफो चाय। जरलिश ने ज़ोर से ट्रे मेज़ पर रखी।
अरे लड़की आराम से रखो, ताहिरा ने गुस्से से कहा। जलिश मस्तूई मुस्कुराई और अपने कमरे में चले गई। अरे आप लोग क्यों नहीं समझते मैं कौन सा आप सबकी दुश्मन हूँ? अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि जिनका कोई अता पता नहीं, जो ना कभी यहाँ आए ना कभी रिश्ते की बात की, अल्लाह जाने कि वो दोबारा भी आएंगे या नहीं, और क्या पता उन्होंने अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी हो तो क्या। तुम अपनी बेटी को उनके आसरे पर हमेशा बिठाए रखो, ताहिरा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हाल में एकदम खामोशी छा गई। तायरा की बात सुनकर लिसा के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। ताहिरा ने चाय का कप मेज़ पर रखा और मुस्कुराते हुए हॉल से निकल गई। इतने में लिसा किचन से निकल आई, टेबल से चाय का कप उठाने लगी। लिसा, जी बाबा। बेटा आप अपनी जॉब पर ध्यान दें, इन बातों को नज़रअंदाज करें। जी बाबा। लिसा फीका से मुस्कुराई। लिसा अपने कमरे में जा चुकी थी। क्या हुआ नादिया, परेशान क्यों बैठी हो? मैं ताहिरा बाजी की बातों से परेशान हूँ कहीं कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनका हमारे साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, ना कभी उन्होंने कांटेक्ट करने की ज़हमत की। हम कब तक लीज़ा को घर बिठा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो लीज़ा को अपने घर जाना ही है। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर उन्होंने निकाह से इनकार कर दिया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। नादिया इंतहाई फिक्रमंदी से कहा। बात तो आपकी ठीक है, हम कब तक बाजी को ऐसे ही टालते रहेंगे? हमारा उनके साथ कांटेक्ट है, जबकि हमें कोई अता पता ही नहीं उनके साथ राब्ता करने का। मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ। रहमान ने संजीदगी से जवाब दिया। रहमान की बात पर नादिया ने भी हाँ में सर हिलाया। लिज़ा बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। इस वक्त वो क्या कर रहा होगा? क्या मैं उसे याद भी होंगी? क्या वो मुझे सोचता होगा जैसे मैं उसे सोचती हूँ? नहीं, वो मुझे नहीं सोचता होगा। अगर ऐसा होता तो उसका कॉन्टेक्ट होता। ये सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे सोचती हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके दिल में अभी तक वही है। लिज़ा के ज़मीर ने जवाब दिया। वो आंसू लिज़ा के गाल पर गिरे, जिन्हें जल्दी ही साफ कर लिया गया। रहमान अहमद दो बहन भाई थे। ताहिरा रहमान से बड़ी थी। ताहिरा और ज़ुबैर के दो बच्चे असलम और रानिया हैं। रहमान और नादिया की दो बेटियां लीज़ा और जरलिश हैं। रहमान अहमद बैंक मैनेजर हैं, लीज़ा डॉक्टर है और जरलिश BAS इंग्लिश कर रही है। लीज़ा का निकाह बचपन में फारूक साहब के पोते अहमद हसन से सबकी रजामंदी पर किया गया। फारूक का एक बेटा हसन फारूक और एक बेटी जोया फारूक है। हसन फारूक और नाहिद के दो बेटे आफश हसन और अहमद हसन है। अहमद हसन जो कि मेजर हैं, बेहद इंट्रोवर्ट और स्ट्रिक्ट तबीयत के मालिक, जिसे किसी से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अहमद को इन तन्हाई में रहना पसंद है जहाँ इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। फारूक साहब के वफ़ात के बाद अहमद ने मज़ीद किसी से बात करना छोड़ दिया, बस अपने काम से काम रखने लगा, क्योंकि फारूक साहब अहमद से बहुत प्यार करते थे। सब घर वाले इसके इस रवैये से बहुत परेशान थे। और जोया और उस्मान की एक बेटी उर्वा है जो कि अहमद के साथ ही फ़ौज में है। दूसरी तरफ अहफश हसन, जिसकी हर आदत अहमद से मुख्तलिफ है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अहफश की शादी अहफश की खाला की बेटी अज़मा से हो चुकी है। अहफश अपने बेटे के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। फ़ारूक साहब और हसन फारूक के रहमान अहमद से काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे, लेकिन फ़ारूक साहब के वफ़ात के बाद हसन फारूक और इसकी पूरी फैमिली मुजफ्फराबाद शिफ्ट हो गए, जिससे इनके दरमियान राब्ते बिल्कुल ख़त्म हो गया। लीज़ा बेटा, ये पराठे भी रख खाएंगी डाइनिंग टेबल पर? नादिया ने पराठे लीज़ा को पकड़ाते हुए कहा। लीज़ा ने मुस्कुराते हुए पराठों वाली प्लेट पकड़ी और डाइनिंग टेबल पर रखने लगी। सुबह का नाश्ता अक्सर नादिया ही बनाया करती थी। वाह, आज खुशबू को ज़्यादा ही आ रही है, जरलिश ने टेबल पर बैठते हुए कहा। उठ गई महारानी, जल्दी उठा करो, सुबह अक्सर तुम्हारी वैन को वेट करना पड़ता है। नमाज पढ़कर मत सोया करो, लीज़ा ने डांटते हुए कहा। अरे आप ही सुबह सुबह मत शुरू हो जाए, अब तो आप बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगी मुझे, क्योंकि मेरे साथ जो जाया करेंगी। जरलिश ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या बातें हो रही हैं बेटा? कुछ नहीं बाबा जान, वो बस आप ही को मैं कह रही थी जल्दी करें, बस आने वाली है, जरलिश ने इशारत से कहा। लीज़ा ने जरलिश को हैरानगी नज़रों से देखा। दोनों ने जल्दी से नाश्ता किया। इतने में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। लो भाई, आपकी वैन भी आ गई, रहमान अहमद ने बैठते हुए कहा। लीज़ा और जरलिश दोनों उठी और बाइक की जानिब जाने लगी। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, रहमान साहब ने नसीहत की। दोनों हाँ में सर हिलाते हुए चले गई। लीज़ा हॉस्पिटल के बाहर उतरी। वाह, हॉस्पिटल तो काफ़ी खूबसूरत और बड़ा है, लीज़ा ने हॉस्पिटल को देखते हुए कहा और अंदर एंटर हो गई। इंटरकॉम पर पहुंची। एक्सक्यूज़ मी, नर्स को पुकारा। जी मैडम। क्या आप बता सकती हैं कि डॉक्टर अरसलान अहमद का ऑफिस कहाँ है? जी, लेकिन सर तो अभी नहीं आए, थोड़ी देर तक आ जाएंगे, नर्स ने तहम्मुल से जवाब दिया। जी, वो मैं आज से यहाँ जॉब करूँगी तो इस हवाले से पूछ रही थी, अगर आप मुझे थोड़ा गाइड कर दें तो मेरे लिए आसानी होगी। ओह अच्छा, आप न्यू डॉक्टर हैं जो आज से ज्वाइन कर रही हैं, आपका नाम लीज़ा है? जी जी, मैं वही हूँ, लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, सर ने आपके बारे में हमें पहले ही आगाह कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है? रहीला ने पीछे से आते हुए पूछा। वालेकुम सलाम, दोनों ने बेक वक्त जवाब दिया। अच्छा हुआ आप आ गई मैम, ये डॉक्टर लीज़ा है जिन्होंने आज से ज्वाइन करना है। आपका एक ही डिपार्टमेंट है तो आप इन्हें बता दीजिएगा, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, आपके बारे में मुझे पता है, नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ हैं, रहीला ने मुस्कुराते हुए कहा और लीज़ा भी मुस्कुराते हुए रहीला के साथ चलने लगी।
मैं राहिला आपकी सीनियर हूँ और मैं सर्जन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं लीज़ा हूँ और मैं भी सर्जन हूँ, आपसे भी मिलकर खुशी हुई। लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों लिफ्ट में एंटर हो गई। राहिला ने 3rd फ्लोर का बटन प्रेस किया। हमारा डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर है और डॉक्टर अरसलान हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं। यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसको चीफ कहते हैं। राहिला ने तफसील से बताते हुए कहा। लिफ्ट रुक चुकी थी। लो आओ, हमारी मंजिल आ गई, राहिला ने मुस्कुराते हुए कहा और लिफ्ट से बाहर निकल आई। लीसा भी मुस्कुराते हुए लिफ्ट से बाहर आ गई। हॉल में काफ़ी रश था। हॉल काफ़ी बड़ा था। सामने ही इंटरकॉम था जहाँ 3 नर्सेज खड़ी थी। साइड पर रूम्स की लंबी लाइन थी और राइट साइड पर डॉक्टर स्टाफ के ऑफिसेज, रेस्ट रूम्स और मीटिंग रूम्स थे। ओके लीज़ा, हमें राइट साइड पर जाना है, वहाँ आपका ऑफिस है। मेरे साथ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। राहिला और लीज़ा दोनों इंटरकॉम तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, डॉक्टर नर्सिस ने मुअद्दब तरीके से कहा। वालेकुम सलाम, मॉर्निंग। ये हमारी न्यू डॉक्टर हैं, डॉक्टर लीज़ा, और आज से ज्वाइन कर रही हैं। और लीज़ा, ये हमारा स्टाफ है। आप यहाँ पर अपने आने जाने की अटेंडेंस लगाकर फिर अपने कैबिन में जाया करेंगी, ठीक है? राहिला ने तामुल से समझाया। लीज़ा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। दोनों इंटरकॉम से के पास से गुजर गई। थोड़ा चलने के बाद दोनों एक रूम तक पहुँची और ये रहा आपका ऑफिस, राहिला ने ऑफिस का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। दोनों अंदर एंटर हो गई। और कौन कौन है स्टाफ में? 3 टीम्स हैं। एक हमारी है जिसमें मैं, आप, डॉक्टर बतूल, डॉक्टर असद, डॉक्टर अमरान और डॉक्टर अरसलान हैं। बाकी 2 टीम्स हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। हमारी 3 टीम्स हर लिहाज से काफ़ी प्रोफेशनल हैं और अक्सर इनके दरमियान कंपटीशन रहता है। चले आप रेस्ट करें, अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर अरसलान आएंगे तो मीटिंग है, फिर आपका इंट्रोडक्शन भी बाकी स्टाफ से मीटिंग में ही हो जाएगा। राहिला ने तफसील बताते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। यू वेलकम डियर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक पूछ सकती हैं। मैं आपने ऑफिस में हूँ, रहीला ने मुस्कुराते हुए कहा और ऑफिस से निकल गई। तकरीबन 1 घंटे बाद सब मीटिंग हॉल में जमा थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अरसलान ने संजीदगी से कहा। वालेकुम सलाम, सब ने बेवक्त वक्त जवाब दिया। सर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? असद ने अरसलान को संजीदा देखकर कहा। बताता हूँ, दरअसल इस मीटिंग को करने की मेरी 2 वजह हैं। एक ये है कि डॉक्टर लीज़ा जो कि आज से हमारे स्टाफ का हिस्सा होंगी, उम्मीद करता हूँ कि आप इनका ख्याल रखेंगे और इन्हें गाइड करेंगे। अरसलान ने लीज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा। सबने मुस्कुराकर लीज़ा का वेलकम किया। वेल डॉक्टर लीज़ा बहुत काबिल और होनहार है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और सर दूसरी वजह क्या है? बतूल ने फिक्रमंदी से पूछा। दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि मुजफ्फराबाद में अर्थक्वेक आया है। यहाँ पर तो फील नहीं हुआ लेकिन वहाँ काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हैं। डॉक्टर्स की कमी की वजह से यहाँ से प्रोफेशनल डॉक्टर्स को भेजा जा रहा है, जिनमें आप सब भी शामिल हैं। बाकी दूसरी टीम्स भी जा रही हैं, अरसलान ने तफसील बताते हुए कहा। मुजफ्फराबाद का नाम सुन के लीज़ा के दिल की बीट मिस हुई। और ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें ज़रूर चलना चाहिए, अमरान ने फिक्रमंदी से कहा। तो सब ने इमरान की बात की तायीद की। डॉक्टर लीज़ा आप भी आ जाएं, आप भी जाएंगी। एक तो ये कि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और दूसरा लोगों को हमारी और आपकी ज़रूरत है। तो क्या कहती हैं आप? मुझे कोई एतराज़ नहीं है सर, मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे अपनी फैमिली से पूछना पड़ेगा। इट्स ओके, आप पूछ सकती हैं। फिर जो भी आपका फ़ैसला होगा आप भी मुझे बता दें, क्योंकि थोड़ी ही देर में सब डॉक्टर मुजफ्फराबाद के लिए निकल जाएंगे। जी ज़रूर सर। और एवरीवन आप सब भी ज़रूरी सामान लें, अपना अपना और जाने की तैयारी करें। वेल मुझे अफसोस है कि मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ भी ज़रूरत है, लेकिन आप सब पर मुझे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, अब आप लोग भी जा सकते हैं, अरसलान ने कहा और उठकर मीटिंग रूम से बाहर चला गया। लीज़ा आप भी चले हमारे साथ, बतूल ने लीज़ा को देखते हुए कहा। मैंने अभी मामा बाबा से नहीं पूछा, कोई बात नहीं, अब पूछ लें, इट्स ओके, बतूल ने मुस्कुराते हुए कहा। नाइस टू मीट यू, यू आर सो प्रीटी, असद ने मुस्कुराते हुए कहा। तो लीज़ा समेत सभी मुस्कुराने लगे। लीज़ा बाकी हुसन का पैकेट थी कि जो भी देखता बस नज़रें हटाना भूल जाता। ओके मैं कॉल करके पूछ लूँ। इसके साथ ही लीज़ा मीटिंग रूम से बाहर आ गई। रूम के साइड पर खड़े होकर अपने वाइट कोट की जेब से मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर कॉल अटेंड हो गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटी? सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? रहमान ने एक ही सांस में बोलते हुए कहा। सब ठीक है बाबा और कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रैंक हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है। अच्छा बताएं कैसे कॉल की? कोई ज़रूरी काम था? दूसरी जाने फिक्रमंदी से कहा गया। वो बाबा दरअसल बात यह है कि मुजफ्फराबाद में सिलसिला आया है और डॉक्टर्स वहाँ जा रहे हैं, तो सर ने मुझे भी जाने के लिए कहा है, तो मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूँ। हाँ मैंने न्यूज़ देखी है, बहुत बुरा हाल है वहाँ, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। अभी तो आपने ज्वाइन किया है, आपकी मामा को पता चला तो वो आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगी, रहमान अहमद ने फिक्रमंदी से कहा। जी बाबा जान, लेकिन हम डॉक्टर्स हैं, ज़ख्मियों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है और मैं इसी काम के लिए तो डॉक्टर बनी हूँ। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है बेटा, वहाँ आप सबकी ज़रूरत है, आप सब वहाँ सबको आपकी ज़रूरत है, लोगों को आपको जाना बनता है। रहमान अहमद कुछ देर खामोश रहे। ठीक है आप जाएं, जितनी हो सके लोगों की मदद करें, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं फ़िक्रमंद रहूँगा। और फिर
आपकी मामा को भी तो इस हवाले से संभालना है। रहमान अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी और मामा को परेशान नहीं होने देना। और हाँ, अगर कॉल ना आए तो परेशान नहीं होना, सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगी। ओके बाबा जान। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बाबा जान। इसके साथ ही कॉल मुनक़ता हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद सब मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हो गए। कुछ घंटों के बाद इनकी गाड़ी मुजफ्फराबाद की सड़कों पर थी। साइड्स पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिनमें अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी दरारें थी। बहुत खौफजदा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सड़क नीची होती जा रही थी। सड़क की किसी किसी जगह पर भी दरारें थी। ऊंची सड़क से गुजर गई गाड़ी अब काफ़ी नीचे पहुंच चुकी थी। आसपास का मंजर काफ़ी बुरा था। हर जगह मलबा ही मलबा था। काफ़ी ज़्यादा लोग जख्मी थे और काफ़ी ज़्यादा लोग अभी मलबे के नीचे थे। मिलिट्री लोगों को बाहर निकालने में पूरी मदद कर रही थी। लिज़ा ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस अंदर को खींची और दिल में अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और लोगों की शफात की दुआ मांगी। थोड़ी देर बाद इनकी गाड़ी और बाकी गाड़ियां कैंप के बाहर रुकी। लिज़ा समेत सभी गाड़ियां ऐसे गाड़ी से बाहर निकले। उफ, सफ़र बहुत लंबा था और ऊपर से इतनी डरावनी सड़कें। तौबा, अल्लाह माफ़ करे, मेरी तो कमर ही टूट गई। डॉक्टर इमरान ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तौबा है तुम्हारी, तुम्हें अपनी कमर की पड़ी है, इधर लोगों का हाल बुरा है। डॉक्टर हसन ने जोर से डॉक्टर इमरान को थप लगाते हुए कहा, अरे यार वही तो देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बस बस, अब तुम दोनों इधर ही ना शुरू हो जाना, चलो अंदर हेल्प करो चलकर। राहिला ने कहा तो दोनों सर हिलाते हुए राहिला के पीछे अंदर एंटर हो गए। इनको इग्नोर ही करना है, ये दोनों बस हमेशा बकबक करते रहते हैं। डॉक्टर बतूल ने मुस्कुराते हुए कहा तो लीज़ा भी मुस्कुराती। बतूल और लीज़ा दोनों की आदत काफ़ी मिलती थी, तो जल्द ही इनमें दोस्ती हो चुकी थी। दोनों अंदर की जानिब चलने लगी। अचानक लीज़ा ने रुककर राइट साइड पर देखा। क्या हुआ लीज़ा? बतूल ने लीज़ा को अचानक रुकते हुए देखकर कहा, कुछ नहीं, चलो। लीज़ा और बतूल दोनों अंदर जाने लगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई देख रहा है, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आया। शायद मेरा वहम हो, लीज़ा ने दिल में सोचा। बहुत सारे लोग जख्मी हालत में बेड पर लेटे हुए थे। राहिला, असद, इमरान जख्मियों की मदद कर रहे थे। बतूल भी जल्दी से जख्मियों के पास गई और मरहम पट्टी करने लगी। इतने में एक और जख्मी भी अंदर लाया गया जिसके सर से काफ़ी खून बह रहा था। लीज़ा जल्दी से उसके पास गई। जल्दी से सर से बहने वाले खून को रोक लिया गया। लीज़ा ने जल्दी से उसके सर की मरहम पट्टी की और साथ ड्रिप लगाई। इसी तरह जख्मियों की देखभाल करते काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत से जख्मी लोगों को लाया जा रहा था। इतने में एक फौजी ऑफिसर गोद में बच्चे को उठाए लेकर आ रहा था, जिसकी टांग से काफ़ी खून बह रहा था और बच्चा बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर, डॉक्टर, फौजी ऑफिसर ने पुकारा। राहिला ने देखा तो जल्दी से लीज़ा को आवाज़ दी, क्योंकि खुद भी बिजी थी। डॉक्टर, लीज़ा, रहमान, इस बच्चे को देखें ज़रा जल्दी प्लीज़। राहिला की आवाज़ पर लीज़ा जल्दी से फौजी ऑफिसर के पास आई। डॉक्टर, इसे देखें, इसके टांग से काफ़ी खून निकल रहा है। ओके, आप इसको यहाँ बेड पर लिटा दें। फौजी ऑफिसर ने जल्दी से बच्चे को बेड पर लेटाया। लीज़ा ने जल्दी से ब्लीडिंग को रोका। फौजी ऑफिसर खड़े होकर फिक्रमंदी से देख रहा था। कोई बहुत तेज़ और नोकदार चीज़ लगी है, इसलिए मुझे स्टिच करना पड़ेगा। लीज़ा ने थ्रेड और सीजर उठाते हुए कहा। थोड़ी देर की कोशिश के बाद इस बच्चे की टांग की मुकम्मल बैंडेज हो चुकी थी। मैंने बैंडेज कर दिया, साथ ही इंजेक्शन भी लगा दिया है। थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। लाएं, आपके हाथ में भी बैंडेज कर दूँ। लीज़ा ने बेसाख्ता ही फौजी ऑफिसर का जख्मी हाथ पकड़ा। ऑफिसर ने जल्दी से हाथ खींचा। लीज़ा ने इसकी हरकत पर इसे गौर से देखा। मुंह पर मास्क लगाया, स्नोबर सा कद, बेतरतीब बाल, काली सी आंखें, लंबी पलकें। फौजी यूनिफॉर्म में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। लिज़ा एक पल को देखती रही, फिर जल्दी खुद को संभाला। आपके हाथ से खून निकल रहा है, अगर जल्द ही बैंडेज नहीं की गई तो इन्फेक्शन हो सकता है। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा चोट नहीं लगी। फौजी ऑफिसर ने स्पार्ट लहजे में कहा। अरे ऐसे कैसे? अगर आप ऐसे ही हाथ रखेंगे तो बाकियों की मदद कैसे करेंगे? लाई, मैं बैंडेज कर दूँ, इधर बैठे। लिज़ा ने इसे एक कुर्सी पर बैठने का कहा। बॉक्स से स्प्रे और कॉटन निकाले और जल्द ही जख्म साफ करके अच्छे से बैंडेज करने लगी। लिज़ा को लगा जैसे ऑफिसर इसे देख रहा है। लिज़ा ने सर उठाकर देखा, लेकिन इसका ध्यान कहीं और ही था। उफ, ये मुझे क्या हो गया है? जब से आई हूँ ऐसा ही फील हो रहा है, लीज़ा ने दिल में सोचा। ओके डन, अब आप जा सकते हैं, लीज़ा ने कहा तो ऑफिसर सर हिलाता हुआ बाहर जाने लगा। लीज़ा चीज़ें समेटने लगी। अरे मेजर अहमद हसन, आप ठीक तो हैं? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? सामने से आते हुए मेजर अहमद के बॉस ने फिक्रमंदी से कहा। मेजर अहमद हसन का नाम सुनकर लीज़ा ने जल्दी से पीछे देखा। जी सर, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, बस थोड़ी सी स्क्रैच थी, बैंडेज हो गई है। अहमद ने हाथ दिखाते हुए कहा। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखें। जी सर। अच्छा, आपने तमाम डॉक्टर्स की प्रोफाइल चेक कर ली है? जी सर, मैं चेक कर चुका हूँ। चले ठीक है। दोनों खम्भे से बाहर निकल आए। लीज़ा अभी भी बुत बनी वहीं इन्हें बाहर जाता हुआ देख रही थी। मेजर अहमद हसन, क्या वो अहमद हसन था वही जिससे मेरा बचपन में निकाह हुआ था? हाँ मैं जानती हूँ ये वही था। उफ, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? वाकई ये तो वही था, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन उसने मुझसे बात तक नहीं की। क्या वो मुझे भूल चुका है या पहचान नहीं पाया? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कैसे भूल सकते हैं? अगर भूला भी तो मेरी प्रोफाइल तो ज़रूर चेक की होगी ना। उसके बावजूद मुझे देखा तक नहीं, मुझसे बात तक नहीं की, तो क्या वाकई वो मुझे भूल चुका है? ऐसा क्यों अहमद? लीज़ा की आंखों से दो आंसू निकले। सोच कर लीज़ा का दम घुट रहा था। अरे लीज़ा, क्या हुआ? इतनी आवाज़ें दी, तुम सुन ही नहीं रही? बतूल ने पीछे से आती लीज़ा के कंधे पर हाथ रखा। लीज़ा जल्दी से अपने ख्यालात से बाहर आई, अपना चेहरा साफ किया। अरे क्या हुआ? तुम रो
रो रही हो? बतूल ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे नहीं, बस वो आंखों में कुछ चला गया था, लीजा ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा। लाओ मैं देखूं तो। अरे नहीं यार, जो भी था निकल गया है। अब ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर हेल्प करो। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वो हम सुबह से बिना रेस्ट के लगे हैं, तो अब दूसरी टीम अपना काम करेगी। हम सुबह तक रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा सुबह अपनी ड्यूटी करेंगे और वो टीम रेस्ट करेगी। तुम भी रेस्ट कर लो, तुम्हारा और मिस रहीला का एक ही खैमा है, तो चलें, बतूल ने मासूमियत से कहा। लीजा मुस्कुरा दी और दोनों खैमे से निकलकर अपने खैमे की ओर तरफ जाने लगे, जो इससे काफ़ी दूर था। दोनों खैमे के करीब पहुंचे। अच्छा तुम चलो, मैं ज़रा बाबा जान से बात कर लूँ, वो परेशान हो गए, लेकिन सिग्नल तो है ही नहीं। यहाँ थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ तो क्या क्या पता आ जाए। अरे लड़की, ज़्यादा दूर मत जाना, आगे जंगल है, जल्दी आ जाना, बतूल ने कहा। लीजा ने भी हाँ में सर हिलाया। लीजा ने कोट की जेब से मोबाइल निकाला और सिग्नल चेक करने लगी, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे थे। लीजा जल्दी जल्दी काफ़ी आगे जा चुकी थी, अंधेरा भी काफ़ी गहरा था। उफ मुसीबत, एक भी सिग्नल नहीं आ रहा। लीजा ने मोबाइल बंद करके पॉकेट में डाला। उफ, मैं इतनी दूर आ गई हूँ। लीजा जाने के लिए मुड़ी, पीछे से पत्तों की सिसराहट की आवाज़ सुनाई दी। लीजा ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। पत्तों की सिसराहट ज़्यादा करीब से सुनाई देने लगी। लीजा का खौफ के मारे बुरा हाल था। लीजा जल्दी से मुड़कर जाने लगी। सामने से एक शख्स नमूदार हुआ। लीजा डर से पीछे हटी, पाँव पत्थर से टकराया, मुंह से जोरदार चीख निकलने लगी कि उस शख्स ने जल्दी से एक हाथ लीजा की कमर के गिर्द रखकर लीजा को गिरने से बचाया और दूसरा हाथ लीजा के मुंह पर रखा। अंधेरा गहरा होने की वजह से लीजा इस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई। मुंह से हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथ बहुत मजबूती से रखा गया था। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? लीजा को आवाज़ जानी पहचानी लगी। अहमद, ये तो अहमद था। लीजा की जान में ऐसे जैसे जान आई। ओके डरे मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अहमद ने लीजा को सीधा खड़ा किया और आहिस्ती से मुंह पर से हाथ हटाया। आपने जवाब नहीं दिया, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अहमद ने स्पार्ट लहजे में दोबारा पूछा। वो मैं सिग्नल चेक कर रही थी, तो बस इसीलिए यहाँ आई हूँ। ओके नेक्स्ट टाइम यहाँ मत आइएगा, एक तो बहुत अंधेरा है और दूसरा डेंजरस है। चले मैं आपको कैंप तक छोड़ देता हूँ, अहमद ने कड़क लहजे में कहा। तो लीजा ने खामोशी से हाँ में सर हिलाया। दोनों साथ चलने लगे। काफ़ी चलने के बाद दोनों खामे तक पहुँचे। ओहो वाह, वो सर किस खूबसूरत लड़की के साथ हैं? सामने ग्रुप में से कैप्टन नुमान ने उस तरफ देखकर पूछा। सबने लीजा की तरफ देखा, जो शॉकिंग पिंक सूट के ऊपर वाइट कोट पहने, सियाह सिल्की रेशमी बाल कमर तक फैलाए बिला के खूबसूरत लग रही थी। क्या सर और लड़की के साथ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार? वो देख लो खुद ही, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? सबकी नज़र अहमद और लीजा पर पड़ी। वाह, लड़की तो बहुत प्यारी है, यकीनन डॉक्टर होगी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स और हम ही हैं, कैप्टन नवीद ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन उर्वा की नज़र भी उन पर पड़ी। उर्वा को खूब गुस्सा आया। शुक्रिया आपका, अब मैं चलती हूँ। लीजा कहती खैमे के अंदर एंटर हो गई। क्या कर रहे हैं आप सब? इधर चलें, जाकर रेस्ट करें, सुबह होते ही अपनी अपनी ड्यूटी करनी है, अहमद ने हल्के गुस्से से कहा। जी सर, हम बस जा रहे थे। दोनों वहाँ से गायब हो गए। उर्वा, आप नहीं कहीं चले जाएँ? वो बस जा ही रही हूँ। आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, आप जाकर आराम करें, मेजर अहमद, उर्वा ने पुकारा। कुछ नहीं। उफ, एक तो ये लड़का इतना स्ट्रिक्ट है कि कुछ भी पूछने से डर लगता है। उर्वा ने गहरा सांस लिया। ओके मैं चलती हूँ, बाय। उर्वा फीका सा मुस्कुराई और वहाँ से चले गई। अरे लीजा, तुम आ गई, मैं अब तुम्हारे पीछे ही जाने वाली थी, बतूल ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ बस ऐसे ही सिग्नल नहीं आ रहा था तो मैं थोड़ा आगे चले गई थी, लीजा ने लेटते हुए कहा। बतूल भी सामने साथ ही लेट गई थी। अरे मिस रहीला कहाँ गई? ओह हाँ, वो डॉक्टर ने बात करनी थी ज़रूरी, तो उनके साथ होंगी। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। क्या सोच रही हो? बतूल ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। लीजा उठकर बैठ गई। बतूल, मुझे एक बात बताओ। हाँ कहो। बतूल भी तजुस्सुस से सुनने के लिए बैठ गई। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बचपन में निकाह हुआ है और निकाह लड़के के दादा ने सबकी रजामंदी से करवाया था, लेकिन लड़के के दादा की कुछ देर बाद वफात हो गई और उसके बाद वो सारी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई। उसके बाद इनका मेरी फ्रेंड से और उनकी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर काफ़ी देर बाद मेरी फ्रेंड अपने शौहर से मिलती है, लेकिन उसका शौहर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे जानता ही नहीं। तो बताओ इसका क्या मतलब हुआ? बतौल जो बड़े गौर से सुन रही थी सोचने लगी। निकाह तो बचपन में हुआ ना था ना, तो इतनी देर बाद वो लड़की को कैसे पहचान सकेगा? तो ज़ाहिर बात है ना, वो ताल्लुक़ का इजहार ही करेगा। लेकिन मेरी फ्रेंड का शौहर उसे जानता है। यार लड़की का नाम सुन के मेरी फ्रेंड जान गई, तो फिर भी उसने ऐसे क्यों किया? लीजा ने सवालिया नज़रों से देखा। यार एक ही नाम के और भी तो हो सकते हैं। नहीं, वो जानती है कि वो वही है, और जो वो जॉब करते हैं, अब सब एक नाम के तो एक ही जॉब नहीं कर सकते ना, इसलिए वो जान गई कि ये तो वही है। फिर तो एक ही बात है कि वो लड़का तुम्हारी फ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बतौल ने दो टोक अंदाज में कहा। लेकिन मेरी फ्रेंड तो बस उसे ही पसंद करती है क्योंकि वो उसका शौहर है ना, तो अब वो क्या करे? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? वो उनका मैटर है, वो हैंडल कर लेंगे। अरे वो मेरी फ्रेंड है, मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसकी मंगनी भी नहीं हुई कि चलो तोड़ दी, अब निकाह है, आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता, और ऊपर से लड़की भी इसे पसंद करती है। बतूल ने सोचते हुए कहा, लड़के को और उसकी फैमिली को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करते उसको पसंद तो सीधा सीधा बता देना चाहिए, ऐसे तो उसकी पूरी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है। बतूल ने अफसोस से कहा।
तुम ठीक कह रही हो, चलो अब सो जाते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। लिज़ा ने फीके मुस्कान से कहा। राइट साइड को मुंह करके लेट गई। बतूल की बातों को सोचने लगी। क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? अगर ऐसा होता तो इतने सालों में हमसे इनका कोई राब्ता होता। वो तो शायद भूल भी चुका है कि उसकी कोई बीवी भी है, या सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी तक नहीं भूली। आंसू मुसलसल लिज़ा की आंखों से बह रहे थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बतूल उठ जाओ, चलो चलें, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अभी मिस रहीला आई थी और हमें जल्दी आने का कहकर गई हैं। लिज़ा ने बतूल को उठाते हुए कहा। बतूल सुनकर जल्दी से उठी। अरे यार, पहले उठाना था ना, मैं कब से आवाज़ें दे रही थी लेकिन तुम सुन कहाँ रही थी? लिज़ा ने कोट पहनते हुए कहा। लिज़ा, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? सोई नहीं थी क्या? बतूल ने हैरानगी से पूछा। हाँ यार, नींद नहीं आई, लिज़ा ने शाने चुकाते हुए कहा। अगर तबीयत ठीक नहीं तो ना जाओ, मैं हैंडल कर लूँगी। नहीं यार, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, अब जल्दी करो, टाइम नहीं है। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होकर खामे से बाहर निकली। खामे से निकलते ही लिज़ा की नज़र अहमद पर पड़ी, जो अपनी टीम को कुछ हिदायत दे रहा था। कुछ पल देखने के बाद लिज़ा सर को झटक कर आगे बढ़ गई। अगर उसको मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं है, अगर उसको मैं याद नहीं तो मुझे वो याद नहीं, लिज़ा ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और ख़ुद को तसल्ली दी और सर झटक कर आगे बढ़ गई। अचानक अहमद की नज़र लिज़ा पर पड़ी। अहमद की वेट मिस हुई। ठीक है, आप सब लोग अब जाएं। अहमद की कहती ही उसकी पूरी टीम अपने मिशन पर रवाना हो गई। अहमद की नज़र दोबारा उसकी तरफ उठी, लेकिन लिज़ा वहाँ से जा चुकी थी। अहमद अहमद, मेजर ज़ुबैर ने पुकारा। जी सर, क्या क्या देख रहे हैं उस तरफ? मैं आपको 2 दफ़ा बुलाया है। मेजर ज़ुबैर ने अहमद की नज़रों का ताक़ुब करते हुए पूछा। कुछ नहीं, आप बताएं सर, कोई काम था? अहमद ने मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। क्या रिपोर्ट है? जी सर, टीम ए सुबह से काम पर है, काफ़ी ज़ख्मी लोग निकाल लिए गए हैं। टीम बी ने दूसरी तरफ तलाश जारी रखी है, लेकिन वहाँ से सिर्फ 2 से 3 लोग ही मलबे के नीचे से मिले हैं और टीम सी को अभी भेजा है। अहमद ने तफसील बताते हुए कहा। और आपका हाथ अब कैसा है? ठीक है सर, पहले से काफ़ी बेहतर है, काम कर सकता हूँ मैं उसके साथ। अहमद ने हाथ को बंद खोलते हुए कहा। अहमद, खुद की हिफाजत करेंगे तो दूसरों की हिफाजत कर पाएंगे, इसलिए खुद का खास ध्यान रखें। जी सर, आप फिक्र मत करें। अहमद, आप कल से काफ़ी खोए खोए से लग रहे हैं। अहमद को इस सवाल की ज़रा भी तवक्का नहीं थी। सवालिया नज़रों से मेजर ज़ुबैर को देखा, फिर कुछ सोच कर जवाब दिया। नहीं सर, मैं हूँ ही ऐसा, आप जानते तो हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? मैं जानता हूँ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लेकिन मैं बहुत देर से आपके साथ हूँ, इतना तो जान गया हूँ। मेजर ज़ुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद खामोश रहा। अहमद बेटे, अगर कोई बात है तो शेयर क्या करें, ऐसी सारी बातें दिल में नहीं रखते। आपने कभी अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं की, ना ही कभी अपने घर वालों से कोई बात की। वो सब आपके इस रवैये से बहुत परेशान रहते हैं। मेजर ज़ुबैर ने तहम्मुल से कहा। आप कोई आंसर नहीं दोगे? मुझे बस यही बात है, हर वक्त खामोश रहते हो, मुंह पर हर वक्त 12 बजाए रखते हो, इसीलिए तो किसी की ज़रूरत नहीं होती आपसे बात करने की। अगर आपसे कोई बात करनी हो तो मुझसे करवाते हैं, या काम काम कर बात करते हैं। अपनी सादत को बदलो, मेजर ज़ुबैर ने फिक्रमंदी से कहा। सामने से एक ऑफिसर जल्दी में आता दिखाई दिया। टीम बी से कैप्टन आलियान रिपोर्टिंग सर। हाँ, कहो, क्या बात है? मेजर ज़ुबैर ने संजीदगी से कहा। सर, हमारी साइड पर मलबे के नीचे काफ़ी ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है, जिनमें 6 से ज़ायद ब्लीडिंग लॉस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। हमारा ख्याल है कि कुछ मज़ीद डॉक्टर्स को भी हमारे साथ होना चाहिए, ताकि ब्लीडिंग लॉस को वहीं पर कंट्रोल करके जान बचाई जा सके। ठीक है, मैं भेजता हूँ, आप जाएँ। जी सर, मैं भी चलता हूँ, मुझे इजाज़त दें सर। मुझसे जान छुड़ा रहे हो कि कहीं मैं कोई मज़ीद सवाल ना कर लूँ? अहमद खामोश था। अरे यार, आप, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। जाएँ आप और अपने हाथ का ख्याल रखना, मेजर ज़ुबैर ने मसनूई गुस्से से कहा। अहमद सर हिलाता वहाँ से चला गया। अहमद की वहाँ पहुँचते ही सब अपने काम में मज़ीद मशगूल हो गए। थोड़ी देर बाद 2 एम्बुलेंस वहाँ पहुँची, जिसमें डॉक्टर बतूल और डॉक्टर असद, डॉक्टर उमरान और डॉक्टर लिज़ा बाहर निकले। अहमद की नज़र लिज़ा पर पड़ी। नज़रों से नज़रें मिली। शहद सी आंखें, दूधिया रंगत, स्याह लिबास के ऊपर वाइट कोट पहने, तहजीब से सर पर दुपट्टा सेट के, स्याह रेशमी बाल कमर से नीचे आते वो इसको देख रही थी। कुछ पल ऐसे ही गुजरे। जल्द ही अहमद ने अपनी नज़र चुरा ली। सभी डॉक्टर्स मलबे के पास पहुंचे, जहां से ज़ख्मियों को निकाला जा रहा था। डॉक्टर लिज़ा और मैं यहाँ ज़ख्मियों को देखते हैं, आप दोनों दूसरी साइड पर जाकर देखें। डॉक्टर असद को के कहते ही बतूल और इमरान दूसरी जानिब चले गए। मलबे के नीचे से एक ज़ख्मी को निकाला गया, जिसके सर से और बाजू से बहुत खून निकल रहा था। जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लाया गया। असद और लिज़ा ने जल्दी से ब्लीडिंग को रोका, नॉर्मल बैंडेज की। अहमद सीने पर हाथ बांधे थोड़ा फासले से देख रहा था। ठीक है, अब आप इनको लेकर जा सकते हैं। लिज़ा के कहने पर ऑफिसर ने इस ज़ख्मी को ले गए। असद लिज़ा को कुछ हदायत दे रहा था, जिसे लिज़ा बहुत गौर से सुन रही थी। असद का इस तरह से लिज़ा के साथ बात करना अहमद को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। माथे पर गुस्से से बल पड़ के हाथ के इशारे से एक ऑफिसर को बुलाया।
ऑफिसर दौड़ता हुआ इसके पास आया। जी जी सर, कामती आवाज़ में पूछा गया। वो जो मेल डॉक्टर है सामने, किसी तरह इसको दूसरी साइड पे लेकर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा काम उसे दो, अहमद ने हल्के से गुस्से से कहा। ऑफिसर ने सामने देखा, लगता है इस बेचारे को सर नापसंद करते हैं, अब इसकी खैर नहीं। ऑफिसर ने दिल में सोचा और वहाँ से चला गया। डॉक्टर वहाँ जख्मी ज़्यादा है, आपकी ज़रूरत है। ऑफिसर ने डॉक्टर असद और लीजा के करीब पहुँचकर कहा। लीजा और असद ने दूसरी जानिब देखा, जहाँ बतूल और इमरान मुसलसल जख्मियों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन वहाँ तो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं और मिलिट्री डॉक्टर्स भी हैं। असद ने हैरानगी से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। लीजा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं डॉक्टर, आप चले, हमारे साथ एक जख्मी काफ़ी तंग कर रहा है, बैंडेज नहीं करवा रहा, अजीब है। ठीक है भाई चलो। नाचार असद को जाना पड़ा। लीजा हैरान थी, कंधे उचकाते हुए दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। लीजा अपने काम में मशगूल थी। लीजा को किसी की तपती नज़र खुद पर महसूस हो रही थी। पीछे मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं देख रहा था। अजीब बात है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कोई देख रहा है। उफ अल्लाह, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ। लीजा ने दिल में सोचा। सर झटक कर दोबारा काम में मशगूल हो गई। इतने में एक ऑफिसर घबराता हुआ लीजा के पास आया। डॉक्टर, इस साथ वाली जगह के अंदर एक बच्चा मलबे के अंदर फंसा हुआ है, उसका बाजू काफ़ी जख्मी है, अगर फोर्स लगाकर निकाला तो बाजू मज़ीद जख्मी हो सकता है। आप हमारे साथ चलें, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस हुआ तो आप हैंडल कर लीजिएगा, फिक्र मत करें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऑफिसर ने तहमुल से कहा। मलबे वाली जगह के साथ ही एक घर था जो आधा ढह चुका था। क्या हुआ है, अहमद ने पास आते हुए पूछा। लीजा ने अचानक आते अहमद को देखा। तोबा, ये कब आए पता भी नहीं चला। ऑफिसर ने सल्यूट किया। ऑफिसर ने दोबारा वही बात दोहराई। ठीक है मैं भी चलता हूँ, अहमद ने कहा और आगे चल दिया। अहमद के पीछे लीजा और ऑफिसर भी चलने लगे। घर काफ़ी हद तक ढह चुका था। तीनों आराम से गुजरते हुए सामने कमरे में पहुंचे, जिसका आधी छत ढह चुकी थी। ऑफिसर पहले ही अंदर जा चुका था। अहमद और लीजा भी गिरे हुए छत के साइड से नीचे से अंदर गुजर गए। काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स गिरे हुए थे। बाकी छत ऐसे थी जैसे बस अभी गिरने वाली है। राइट साइड पर एक गार्ड के नीचे बच्चा दबा हुआ था। ऑफिसर्स ने इसे निकालने की पूरी कोशिश की। अहमद को देखते ही सब ऑफिसर्स ने सल्यूट किया। ऑफिसर्स दोबारा इस बच्चे को निकालने लगे। एक लोहे की तेज़ नोकीली सुलाख जो गार्ड्स के अंदर से गुजरकर बच्चे के बाजू में लगी हुई थी, जिससे खून काफ़ी निकल रहा था। रुक जाए, अगर आप ऐसे गार्ड उठाएंगे तो इसका बाजू मज़ीद ज़ख्मी हो सकता है, पहले मुझे इसके बाजू से सलाख निकालने दें, फिर आप गार्ड उठा लीजिएगा, लीजा ने कहा। तो सब ऑफिसर्स ने लीजा की ताकीद की। अहमद बड़े गौर से लीजा को देख रहा था। लीजा ने अपना बॉक्स निकाला, इसके अंदर से कुछ औजार निकाले। आप ऐसा करें, थोड़ा सा गार्डर उठा लें, जब मैं कहूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता गार्डर पीछे को हटाइएगा। ऑफिसर्स ने इसे ऐसे कहा। लीजा ने बड़ी महारत से इन औजार का इस्तेमाल करते हुए सुलाख बाजू से निकालने लगी। ठीक है, अब आहिस्ता से अपना गार्डर पीछे हटाएं। ऑफिसर्स ने आहिस्ता आहिस्ता गार्डर पीछे किया। लीजा आराम से सुलाख निकालती गई। आखिरकार थोड़ी कोशिश के बाद कामयाबी से सुलाख निकाल ली गई। लीजा जल्दी से बैंडेज की। ऑफिसर्स ने गार्डर को साइड पर रखा। आप इसे ले जाएं ताकि जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन आप ये जगह किसी भी वक्त गिर सकती है, आप भी हमारे साथ चलें। इट्स ओके, आप लोग जाएं, ताखीर मत करें और बाकी जगह भी देखें, ये मेरे साथ आ जाएंगी। अहमद के कहती सभी फ़ौरन बिना ताखीर किए चले गए। लीजा और औजार अपने बॉक्स में डालने लगी। लाए, मैं आपकी मदद करता हूँ, अहमद ने स्पार्ट लहजे में कहा। लीजा ने हैरानगी से अहमद की तरफ देखा। अजीब इंसान है, ये भी थोड़ा मुस्कुराकर कह दे तो क्या हो जाएगा। लीजा बुड़बुड़ाई। नहीं, आप रहने दें, आपका हाथ पहले ही जख्मी है, मैं कर लूँगी। इट्स ओके, ज़्यादा चोट नहीं है, आई इसे यूज़ कर सकता हूँ। अहमद के लहजे में कुछ था कि लीजा होंठ भींचे पास खड़ी खामोशी से देखने लगी। दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश का एहसास हुआ, काश ये लम्हा रुक जाए। ऐसे क्या देख रही है। अहमद की आवाज़ पर लीजा अपने ख्यालों से बाहर आई। कुछ भी तो नहीं, लीजा हड़बड़ाते हुए कहा। लीजा के बालों पर छत से डस्ट गिरने लगी। उफ, यहाँ पर कितनी डस्ट है। लीजा हाथों से सर को साफ करने लगी, इससे पहले कि लीजा ऊपर देखती। लीजा संभल कर। अहमद ने जल्दी से लीजा को खींचकर खुद के करीब किया और दूसरी साइड पर हो गया। छत का थोड़ा सा हिस्सा धड़ाम करके नीचे गिरा। कमरे में हर तरफ डस्ट ही डस्ट जमा हो गई। लीजा का सर अहमद के सीने से लगा हुआ था। अहमद की तेज चलती हार्टबीट लीजा को बासानी सुनाई दे रही थी। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए थे। अहमद ने जल्दी से लीजा को खुद से अलग किया। आप ठीक है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आपका ध्यान रखना चाहिए अगर चोट लग जाती तो। अहमद का ये रवैया देख लीजा बहुत हैरान हुई। अजीब इंसान है, पहले ऐसे रिएक्ट करता है जैसे जानता ही नहीं है और अब ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे बहुत परवाह हो मेरी। लीजा जी आप ठीक है, आपने बताया नहीं। अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। जी मैं ठीक हूँ, फिक्र की कोई बात नहीं है। आप ठीक है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी। हाँ मैं भी ठीक हूँ, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि छत नीचे गिर जाए। वैसे भी छत गिरने वाली है, अहमद ने बॉक्स उठाते हुए कहा। लीजा ने भी अहमद की ताकीद की और दोनों उस कमरे से निकल आए। कुछ ही पल बाद सारी छत नीचे ढह गई। लीजा थोड़ी सी खौफजदा थी, बुत बनी गिरती हुई छत को देख रही थी। लीजा आप ठीक है। लीजा ने हाँ में सर हिलाया। अगर हम कुछ पल और अंदर होते तो क्या होता, बेसाख्ता लीजा ने कहा। हम ठीक है लीजा, डोंट वरी, और वैसे भी अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत की है, इसलिए परेशान मत हो। अहमद निहायत अपनायत से कह रहा था। अहमद, लीजा ने पुकारा।
हाँ कहो। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। लीज़ा को समझ नहीं आ रही थी कहाँ से बात शुरू करें। अहमद खामोशी से लीज़ा को देख रहा था। लीज़ा ने गहरी सांस ली। क्या आपको कुछ याद नहीं अहमद कि मैं कौन हूँ, हमारा रिश्ता क्या है, क्या आप सब कुछ भूल चुके हैं? हिम्मत करके लीज़ा ने पूछ लिया। दिल में एक अजीब सा खौफ भी था। अहमद नजरें झुकाए, होंठ भींचे खामोश रहा। अहमद मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? इस बार लीज़ा की आवाज़ नम थी। इस बार भी कोई जवाब ना मिला। मैं आपकी इस खामोशी को क्या समझूं अहमद, हाँ या ना? कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। लीज़ा होले से नम लहजे में हंसी, गहरा सांस अंदर को खींचा। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, लगता है सिर्फ मुझे ही याद है, लगता है सिर्फ मैं ही आस लगाए बैठी हूँ। लीज़ा की आंखों से आंसू निकले। मैं कितनी पागल हूँ, मैं भी क्या पूछ रही हूँ और किससे पूछ रही हूँ? मुझे जाना चाहिए कि इतने सालों से जब कोई राब्ता नहीं, जब कोई अता पता नहीं है, तो आप कैसे पता होगा कि आपकी कोई बीवी भी है? हम इतनी देर से बर्दाश्त ही करते आए हैं, अब मज़ीद नहीं होता। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? अगर आपको ये रिश्ता नहीं रखना चाहते तो कम से कम हमें बता दें। आपको पता है यहाँ आने का दूसरा रीज़न ये भी था कि आपको ढूंढ कर आपसे पूछूं कि आप इतने सालों से हमारे साथ रब्ता क्यों नहीं किया, आखिर क्यों? अहमद सख्ती से होठ पीछे सुन रहा था। ठीक है मत दे जवाब, मैं जान गई हूँ कि आपको कुछ याद नहीं और आप कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। ठीक है, आज के बाद आपकी ज़िंदगी में लीज़ा नाम की कोई लड़की नहीं होगी जो दिल में आए करे। माफ़ करना मेहजर अहमद, मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया किया। लीज़ा ने आंसू साफ करते हुए कहा। अहमद के हाथ से बॉक्स पकड़ा और आराम से मलबे के ऊपर से गुजरते हुए घर से निकल गई। अहमद खामोशी से होंठ पीछे खड़ा रहा और सख्ती से आंखें मींच ली। अरे लीज़ा कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी? लीज़ा को आता देखकर बतूल ने फ़ौरन पूछा। वो हम निकलने लगे तो छत गिरी। क्या छत गिर गई? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? बतूल ने लीज़ा को इधर उधर देखते हुए पूछा। अरे लड़की सुन तो लो पूरी बात। जब हम निकल आए उसके बाद छत गिरी। मलबा काफ़ी ज़्यादा था तो आराम आराम से आ रही थी, इसलिए लेट हो गई। लीज़ा ने तफसील से कहा। बतूल ने शुक्र का सांस लिया। तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं क्या? बतूल ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं नहीं, वो डस्ट काफ़ी ज़्यादा थी तो आंखों में चले गई। लीज़ा ने फ़ौरन बात बनाई।